नमस्कार दोस्तों, आज अपनी क्लास है रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। आज हम देखेंगे भाई जो रेजोनेंस और जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो क्या होता है। रेजोनेंस इफेक्ट है, सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में जानने से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा भाई, रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस हम ये कहते हैं कि आपके पास कोई एक यौगिक है, इस यौगिक की आपके पास एक जो यौगिक है, इस यौगिक की जो भी आपके पास गुणों की व्याख्या कि भाई इस यौगिक के अंदर कौन कौन से गुण हैं, किस प्रकार के गुण हैं, इसकी जो नेचर है वो किस प्रकार की है, इन गुणों की व्याख्या हम इन गुणों की व्याख्या करते हैं। तो इन गुणों की व्याख्या करने के लिए हमारे पास एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है। आपके पास कोई यौगिक है, उस यौगिक के गुणों की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है। उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, अनुनाद संरचना कहते हैं। ध्यान रखना, यौगिक के गुणों की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुनाद संरचना कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। अब ये जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं, क्या ये वास्तविक होती हैं या आभासी होती हैं? तो बताओ कौन सी होती हैं ये हमारे पास वास्तविक नहीं होती हैं। ये जो संरचनाएं हैं वो किस प्रकार की होती है, हमारे पास काल्पनिक होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि अनुनादी संरचनाएं किस प्रकार की होती हैं, काल्पनिक होती हैं। अब इसी के अंदर मैं एक नाम और लिख रहा हूँ, अनुनाद संकर, या फिर मैं ये लिखता हूँ कि रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। ध्यान रखना, अनुनादी संरचना या जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या होती है, हमारे पास काल्पनिक होती हैं, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। अब समझते हैं कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये क्या होता है। देखो, आप कोई भी अनुनादी संरचना बनाते हो, किसी भी यौगिक या किसी भी कंपाउंड की आप अनुनादी संरचना बनाते हो, तो उसके लास्ट के अंदर आप एक आइडेंटिकल या फिर आप ये बताते हो भाई इसके अंदर इस प्रकार से पॉसिबिलिटी हो सकती है। बनाते हो कि नहीं बनाते हो? जैसे कि आप बेंजीन की बनाते हो, बेंजीन की चाहे आप कितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, जैसे कि मैं अभी बनाता हूँ उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं बेंजीन की बनाता हूँ, आप ये जो बेंजीन है इसकी चाहे आप कितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, या 5, 6, 7 जितनी भी बना लो, आप लास्ट के अंदर इस प्रकार से करते हो। इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी शो करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है भाई ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव करते हो। ये जो संरचना होती है, क्या ये आभासी होती है या रियल होती है, वास्तविक होती है? ये रियल होती है। हम ये कहते हैं कि आपके पास कोई यौगिक है, उसके अंदर जो पाई बॉन्ड का सर्कुलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन है वो उसके अंदर इस प्रकार से चलता हुआ रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुनाद संकर। इंग्लिश में क्या बोलते हो आप इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और ये किस प्रकार की होती है, वास्तविक स्ट्रक्चर होती है। किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, वास्तविक स्ट्रक्चर होती है। ये बात हुई हमारे पास अनुनादी संकर की बात हो गई। ओके, ये बात होगी हमारे पास रेजोनेंस की डेफिनेशन की, या फिर जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी डेफिनेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं ये जो प्रभाव है, ये इफेक्ट है, ये क्या हमारे पास स्थायी, ये जो प्रभाव है वो क्या होता है, ये स्थायी इफेक्ट है। दूसरी मैं ये बात करता हूँ कि ये जो प्रभाव है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता कि नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता। देखो याद रखना, रेजोनेंस इफेक्ट है वो आपके पास डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपके पास कोई भी संरचना है उसके ऊपर जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो पूरी जगह के ऊपर क्या होता है, समान होता है। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। क्या होता है इसके अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। हम ये कहते हैं कि भाई जो रेजोनेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। लेकिन क्या इसमें जो एटम्स होते हैं उसके ऊपर जुड़े हुए जो एटम्स होता है उनका डीलोकेलाइजेशन नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं, लेकिन एटम्स का डीलोकेलाइजेशन नहीं होता। क्या नहीं होता है, जो आपके पास एटम्स हैं, अणु हैं, उनका डीलोकेलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है,
दूसरा मैं बात ये करता हूँ कि जो आपके पास रेजोनेंस है, रेजोनेंस ये हमारे पास इंट्रामोलिकुलर इफेक्ट होता है, या फिर हम ये कहते हैं कि रेजोनेंस है ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होती है। कैसे? देखो आप अगर मान लो आपके पास कोई बेंजीन है, इसके अंदर के ही जो पाई इलेक्ट्रॉन है इन्हीं के अंदर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होते हैं। इस कारण से किस प्रकार की प्रोसेस होती है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट इसके हो गए। ये स्टेबल इफेक्ट है या परमानेंट इफेक्ट है, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, एटम का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। रेजोनेंस इसके अंदर किस प्रकार की प्रोसेस होती है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या हो गए, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस हो गई। क्लियर है? अब बात करते हैं किसी भी यौगिक की। देखो एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। देखो हम ये कहते हैं कि किसी भी यौगिक की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होंगी उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और हम ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, जब हमारे पास उस यौगिक की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा बनेगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही डाउन हो जाएगी, उतनी ही कम होती है। ठीक है, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो आपके पास ये जो रेजोनेंस है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप चाहे गिन लेना, उसके अंदर क्या होंगे, ऑक्टेट रूल कंप्लीट होंगे। यानी कि उसके जो आपके पास जो अंदर के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। ठीक है, ये हो गई आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो भी मेन बातें थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो चार्ज आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, उसके बारे में कहते हैं। अगर आपके पास कोई एटम है, अगर उसकी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक आपके पास है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ध्यान देना कि आपके पास कोई एटम्स की बात करता हूँ किसके अंदर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, आरएस के अंदर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बनाता हूँ कि इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी स्ट्रक्चर में ये बनाता हूँ कि इसको मैं इधर की तरफ ट्रांसफ़र करवा दो, हालांकि होगा नहीं, फिर भी हम एक पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो क्या होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है कि भाई इसके अंदर हम कितनी प्रकार के पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन अगर ये इधर की तरफ आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तभी स्टेबल रहेगा। इसके ऊपर कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो इसकी बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। रीज़न, जो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर कि मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बेंजीन। देखते हैं बेंजीन के अंदर कितने प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। दोस्तों अगर मान लो आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। अगर आप इसके ऊपर पहले से उपस्थित हो तो इस चैनल को जितने ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके भी साथीगण इसके अंदर जो केमिस्ट्री है उसका और भी अच्छा नॉलेज ले सके। कुछ दिनों के बाद के अंदर आपके इसके अंदर ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक की भी वीडियोज़ डलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले बात करता हूँ बेंजीन। बेंजीन हमारे पास इस प्रकार की होती है। एक स्ट्रक्चर ये बनती है, दूसरी स्ट्रक्चर देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड ऐसा है तो इसके अंदर मैं इस प्रकार से कर दूं, ये हो गई। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो दो स्ट्रक्चर होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, केकुले स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होती है ये, केकुले स्ट्रक्चर होती हैं। और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार का होता है, मोर कंट्रीब्यूशन।
ठीक है, क्या होता है, मोर कंट्रीब्यूशन होता है। क्या इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है? पॉसिबल, देखते हैं कौन कौन सी। देखो, मैं एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दूँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दूँ, हो सकती है पॉसिबिलिटी। इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पर लगा दूँ, मैंने इस कार्बन और इस कार्बन के बीच के अंदर बॉन्ड बना दूँ, पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है पॉसिबल। दूसरा, इसका जस्ट अपोजिट, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दूँ, एक यहाँ पर लगा दूँ, और इन दोनों के बीच के अंदर एक बॉन्ड और बना दूँ, भाई डबल बॉन्ड टूट के इनके बीच में बन सकता है। तीसरी प्रकार की पॉसिबिलिटी, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड बना दूँ और इन दोनों के बीच के अंदर एक डबल बॉन्ड बना देता हूँ, ठीक है। इनके अलावा और किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। जो भी पॉसिबिलिटी होनी थी वो ये हो गई। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? देवर स्ट्रक्चर। देवर स्ट्रक्चर, कौन सा देवर? जो भाभी वाला देवर होता है वो स्ट्रक्चर बनती है। इनका कंट्रीब्यूशन बोलते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन हम ये कहते हैं नेग्लिजेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका नाम देवर कैसे पड़ा? हो सकता है भाई ये भाभी का लाडला हो, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया हो? देवर हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके नाम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसे बोलने के लिए तो आप ऐसे बोल दोगे भाई शोहर्स है, शोहर्स स्ट्रक्चर पढ़ते हो आप स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई हो सकता है कि ये घोड़े को देख करके बड़ा हुआ हो तो इसका नाम क्या निकाल देते हो? शोहर्स निकाल दिया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, इनके नाम ही ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो बेंजीन होती है उनकी 5 प्रकार के स्ट्रक्चर पॉसिबल होती हैं, जिसके अंदर 2 स्ट्रक्चर होते हैं, उनको तुम केकुले बोलते हैं, यही हम पढ़ते हैं, इनका मोर कंट्रीब्यूशन होता है। अगली होती है देवर स्ट्रक्चर बोलती है, देवर स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, इनका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है क्योंकि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये होगी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो रेजोनेंस होता है उस रेजोनेंस के की पॉइंट्स के। कि जो हमारे पास रेजोनेंस होता है कि वो किस किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहला पॉइंट ये लेता हूँ कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड के साथ में, डबल बॉन्ड के साथ के अंदर क्या हो, कोई पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो, क्या हो, कोई पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो, किसके साथ में? डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस होगा। कैसे होगा? इसको इधर लेके आ जाओ, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगला ये 3 मेंबर्ड हो गई, इसके ऊपर हो सकता है ये इधर लेके आ जाओ। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी इसके अंदर? कमेंट करके बताना कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। मैं इसके अंदर भी 2 ही बनाता हूँ, आगे और भी बनेंगी। ये टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी। भाई 2 ही बनेगी या फिर और भी ज़्यादा बन सकती हैं, 3 बनेगी, 4 बनेगी, जितनी भी बनती हैं वो आपको बताना है, ठीक है। अगला पहला की पॉइंट हो गया। दूसरा, डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से होगा, बस यहाँ पे क्या लगा लेना, नेगेटिव चार्ज लगा लेना और बॉन्ड का रोटेशन इसका अपोजिट कर देना। तीसरा मैं ये कहता हूँ कि डबल बॉन्ड के साथ में क्या हो? फ्री रेडिकल, क्या उपस्थित हो? फ्री रेडिकल हो। देखो, फ्री रेडिकल को मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे, आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अपने पास 3 की पॉइंट कंप्लीट हो गए। चौथा मैं ये कहता हूँ कि फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। अगला चौथा पॉइंट की मैं बात करता हूँ कि अगर मान लो आपके पास फ्री रेडिकल हो गया तो और क्या हो सकता है कि इसके साथ में आपके पास क्या उपस्थित हो? लोन पेयर उपस्थित हो, ठीक है। लोन पेयर का भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ में लोन पेयर उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो? डबल बॉन्ड के साथ में लोन पेयर उपस्थित हो, कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, NH2, नाइट्रोजन के पास क्या उपस्थित होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ये बॉन्ड इधर टूटा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी, NH2
ये बॉन्ड इधर टूटा तो इसके ऊपर नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर। आगे इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इन रेजोनेटिंग कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ये भी आपको बताना है कि भाई इसके अंदर कितने प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। क्लियर है। अगला मैं की पॉइंट की बात करता हूँ 5वां। यदि लोन पेयर के साथ में कोई पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो कि आपके पास कोई लोन पेयर है, उस लोन पेयर के साथ में क्या हो, कोई पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ CH2OMe, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये क्या है, एक लोन पेयर उपस्थित होगा, ठीक है। इस लोन पेयर को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड OMe, ठीक है। अब किसी के मन में ये आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे H+ निकल सकता है, निकल सकता है। H+ निकालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर लोन पेयर है, क्या इनका रोटेशन पॉसिबल है? हो सकता है कि यहाँ पे मैंने पहले क्लोरीन जोड़ रखा हो सकता है कि यहाँ पे मैंने फ्लोरीन जोड़ रखा हो, वो टूटेगा तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो दिमाग के अंदर जो आपके कीड़े होते हैं जो आपको परेशान करते हैं उनको आप निकाल दिया करो, ठीक है। आप इतना सोचना इसके अंदर कि यहाँ पर अगर नेगेटिव आता तो क्या ये लोन पेयर इधर आता, नहीं आता, क्योंकि आप ये कहते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो खुद एक लोन पेयर की तरह व्यवहार करता है, तो दोनों लोन पेयर हो गए, रिपल्सन लगेगा तो क्या फ़ायदा है इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगला मैं की पॉइंट की बात करता हूँ कि अगर आपके पास यौगिक में डबल बॉन्ड के साथ में कोई डबल बॉन्ड उपस्थित हो, आपके पास कोई यौगिक है, उस यौगिक के साथ में क्या उपस्थित हो, डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो भी यहाँ पे क्या बन सकते हैं, आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, ठीक है। देखते हैं कि डबल बॉन्ड के साथ में क्या उपस्थित हो, कोई डबल बॉन्ड उपस्थित हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, ये आपके पास हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के साथ में क्या उपस्थित हो, कोई डबल बॉन्ड उपस्थित हो। देखो इसका जो बॉन्ड है वो टूटेगा, वो किस प्रकार से टूटेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये किस साइड के अंदर जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट करके इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा तो पीछे से ये वाला डबल बॉन्ड टूट करके इस साइड में आएगा। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बतानी है कि आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, ठीक है। आप करोगे बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, हमने लगभग जो भी इसके की पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम कुछ बात करते हैं कि भाई कौन सा कंपाउंड है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, कि अगर मान लो आपके पास कोई भी एग्जांपल दे दे और कहे कि भाई इसकी स्टेबिलिटी आप ज्ञात करो, तो हम सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए हम बात करते हैं, तो इसके लिए हम कुछ रूल पढ़ते हैं। रूल अपना एक ही है, कौन सा, कि आपके पास अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपके पास दो प्रकार के यौगिक प्राप्त होंगे। एक यौगिक होगा जिसके ऊपर चार्ज आएगा, यानी कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ आवेश रहेगा, चाहे वो रिंग के अंदर हो, चाहे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है उसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई चार्ज उपस्थित होगा। दूसरा हम बोलते हैं कि अनचार्ज्ड, क्या हो गया, अनचार्ज्ड, यानी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर मान लो इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कौन सा होगा, चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या अनचार्ज्ड की, किसकी होगी बताओ। यहाँ पर जो ये अनचार्ज्ड स्पीसीज़ है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो हम इसके एक्सेप्शन देखते हैं कि भाई कौन कौन से एक्सेप्शन हैं जिसके अंदर चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, अनचार्ज्ड की तुलना में। क्लियर है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ,
ये हमारे पास अनचार्ज स्पीसीज है। अब यहाँ पर ये देखो इन दोनों रिंग के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब देखो मैं अगर इस बॉन्ड को ऊपर की तरफ तोड़ूंगा, यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। देखना, जैसे कि अगर मान लो मैं इस बॉन्ड को ऊपर की तरफ तोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। तो बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे, और 2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के पास रहे। तो इसके पास कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एरोमेटिक की तरह व्यवहार करेगा। इसके पास कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी क्या करेगा, एरोमेटिक की तरह व्यवहार करेगा। अगर आपके पास इस प्रकार के कोई एग्जाम्पल हो जिसके ऊपर अनचार्ज से अगर आप चार्ज में जा रहे हो और उसके अंदर दोनों रिंग के अंदर अगर एरोमेटिसिटी आ जाए, ध्यान रखना दोनों रिंग के अंदर क्या आ जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास चार्ज स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है अनचार्ज्ड की तुलना में। किसकी तुलना में, अनचार्ज्ड की तुलना में किसकी ज़्यादा होती है, चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। 2-4 एग्जाम्पल करवाता हूँ, उन एग्जाम्पल के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, क्लियर है। बता सकता है कोई कि भाई इसके अंदर कौन सी स्टेबिलिटी होगी, किस प्रकार से होगी। देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी एक तो ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो बताओ यहाँ पर किस प्रकार से बॉन्ड टूटेगा, नीचे की तरफ आएगा या फिर ऊपर की तरफ आएगा। देखो कमेंट करके बताना इसके बारे में किस प्रकार से आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जो आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, जब आप इस बॉन्ड को नीचे की तरफ तोड़ते हो तो उसको मैं नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। और जब आप इस बॉन्ड को ऊपर की तरफ तोड़ते हो तो मैं इसको नाम दे देता हूँ बी। दोनों कंडीशन समझा देता हूँ ताकि आपको इसके रिलेटेड जो भी डाउट हो वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। देखो मैं सबसे पहले ए को लेके चल रहा हूँ। जब ये नीचे की तरफ आएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, देखो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, एरोमेटिक की तरह व्यवहार करेगा। अब इसके बारे में बताओ, किसी का आंसर 4 आ रहा है इसमें, मुझे पता है कि बहुत सारों के आ रहा होगा 2 और 2 4, बट नहीं। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ध्यान रखना इन दोनों लोन पेयर के अंदर एक तो डीलोकेलाइज्ड है और एक आपके पास क्या है, लोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब हो गया कि वो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या करता है, लोन पेयर के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इस कारण से इसमें क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ही किसकी तरह व्यवहार करेगा, एरोमेटिक की तरह व्यवहार करेगा। दूसरी कंडीशन देखता हूँ, ये हो गया। अगर ऊपर की तरफ तोड़ोगे यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। देखो ऊपर वाला चलो ठीक है, हम मान लेंगे भाई ये एरोमेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके पास लोन पेयर, दोनों लोन पेयर पास में आ गए। तनाव बहुत ज़्यादा हो गया। तनाव ज़्यादा होने के कारण से ये यहाँ से टूट जाएगा। इसका मतलब इस प्रकार का आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी भी नहीं। या फिर मैं ये कह दूँ कि यहाँ पर देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आने पे ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, एंटी एरोमेटिक की तरह व्यवहार करेंगे। और हम ये कहते हैं जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, किसकी तुलना में, अनदर कंपाउंड की तुलना में। क्लियर है, ये हो गया। ठीक है, आज की क्लास के अंदर इतना ही, क्योंकि मेरा भी पिछले 2-3 दिन से तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इस कारण से मैं पिछले, आपने देखा होगा भाई 3-4 दिन से मेरी क्लासेस नहीं आ रही हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी अनाउंसमेंट से चूक जाए। तो आप अच्छी से अच्छी अनाउंसमेंट लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखोगे तो ही आपको और भी अच्छी अनाउंसमेंट होगी। मैं जो भी अनाउंसमेंट होगी मैं वीडियो के लास्ट के अंदर करूँगा, शुरू के अंदर किसी प्रकार की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करूँगा। तो अगर आप इस वीडियो के ऊपर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप पुराने हो तो इसको लाइक और शेयर करना। जितना ज़्यादा उसकी उतनी ज़्यादा इसको शेयर करना।